हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ। ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री का अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैं आपको सॉल्व करवा रहा था। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल कुशल होंगे और आपकी पढ़ाई को इसी प्रकार से सुचारू रूप से जारी रखने के लिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से 2020 बोर्ड एग्ज़ाम पेपर, और इसके लगभग 15 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जिन भी विद्यार्थियों ने पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो उसे ज़रूर देख लें और आगे पढ़ने के लिए आप लोग यहाँ पर तैयार हो जाएं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पिछले 15 क्वेश्चंस को अपन ने जो पढ़ा है उसमें एक क्वेश्चन अपने पास था, क्वेश्चन नंबर 15, और वो है अपने पास 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 0.01 मोलर विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। आर का मान आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपको जो फॉर्मूला यूज लेना है वो लेना है पाई बराबर CRT वाला, ठीक है ना। यहाँ पर पाई यानी परासरण दाब का मान आपको निकालना है, पाई का मान आपको निकालना है, सी यानी सांद्रता होती है कंसंट्रेशन जो आपको मोलरता के रूप में दी हुई है 0.01 करके। आर का मान कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 0.0821, ये आपको आर का मान दे रखा है, ठीक है। और आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो टी का मान यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है। अब 27 डिग्री सेल्सियस को आप लोगों को बदलना है किसमें, केल्विन में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस 273 कर देंगे, ठीक है। प्लस 273 करते ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो यहाँ पर 298 इससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करने पर जो भी आपका आंसर आएगा वही आपके इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। यदि 298 केल्विन पर CH3COOH HCl NaCl के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता के मान क्रमशः दिए गए हैं, तो CH3COONA की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको निकालना क्या है, CH3COONA की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करते हैं इस चीज़ को अपन यदि देखें तो यहाँ पर क्या होगा, अपन को यहाँ पर ये देखना है कि CH3COONA का निर्माण कैसे हुआ है। इसका निर्माण कैसे होगा, तो देखो यदि अपन यहाँ पर CH3COOH की क्रिया करा दें NaCl से, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3COONA प्लस HCl आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसका निर्माण किससे हुआ, इसका निर्माण हुआ CH3COOH और NaCl को जोड़ने से, ठीक है। तो यदि इन दोनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को जोड़ दें तो इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता आ जाएगी। तो देखो भाई CH3COOH की कितनी दी हुई है अपन को, 390.5 दे रखी है। NaCl की कितनी दी हुई है, NaCl की है आपके पास 126.4 दी हुई है, ठीक है। इसको अपन सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो जो भी आपका आंसर आएगा 4 5 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 0.6 यहाँ पर 6 का 6 आ जाएगा, 9 2 11 4 1 5 516.9 के समथिंग इसका आंसर अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। झाग प्लवना विधि का नामांकित चित्र बनाइए और निस्तापन व भर्जन में कोई दो अंतर बताइए। तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हटाया जा चुका है वर्तमान सिलेबस से, इसीलिए अपन इसका जो है डिस्कस इसको नहीं करेंगे, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलो अभी अपन केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अभी अपने बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा जो
60% सिलेबस अपन को दिया हुआ है, केवल उसी के बारे में डिस्कस अपन करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक क्यों बनाते हैं, इसका कारण आपको ध्यान रखना है। इनके पास n-1 d अपूर्ण कक्षक पाया जाता है और इसी कारण ये क्या करते हैं, आपके अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो निविड़ संकुलित संरचना होती है उसमें अवयवी कणों के मध्य स्थित अंतराकाश में छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन आदि स्थान ग्रहण कर लेते हैं और अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से इस प्रकार से इस चीज़ को समझेंगे अपन। आगे बात करते हैं। तो लैंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाईं ओर जाने पर, लैंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। समझाइए क्यों? तो देखो, लैंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं अपन चलते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर लैंथेनाइड जो होते हैं ना, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। एफ ब्लॉक का जो तत्व होते हैं लैंथेनाइड में 4f कक्षक पाया जाता है और 4f कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। ठीक है भाई, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। और इस दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होगा क्या यहाँ पर, इसके कारण जो है ना, यहाँ पर देखो, परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ जाता है और नाभिक का जब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ जाएगा तो इससे होता क्या है, परमाणु त्रिज्या में निरंतर कमी आती है। ठीक है ना, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ जाता है क्या, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें अपने पास है कि K3FeC2O4 का होल 3 संकुल का IUPAC नाम बताइए। तो इसका IUPAC नाम जो होता है, सबसे पहले पोटेशियम दिया हुआ है तो सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे अपन पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के बाद अपन यहाँ पर लिखने वाले हैं, 1 मिनट, है ना। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर पोटेशियम लिखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले अपन ने पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद फिर लिखेंगे अपन लिगेंड का नाम। लिगेंड यहाँ पर ऑक्सीलेटो है, 3 ऑक्सीलेटो है, इसलिए अपन लगाएंगे यहाँ पर ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। ठीक है, और उसके बाद कौन है, यहाँ पर आयरन है, और आयरन को लैटिन में लिखना पड़ेगा तो फेरम प्लस एट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फेरेट। ठीक है, अब ऑक्सीकरण अवस्था इसकी निकाल लेते हैं। तो पोटेशियम 3 है, एक पोटेशियम का +1 होता है, प्लस आयरन की निकालनी है तो x मानेंगे, प्लस 3 ऑक्सीलेटो है, 1 की -2 होती है, बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पर प्लस के 3 हो गए और प्लस के 3 हो गए हैं, माइनस के 6 हो गए हैं, तो क्या बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। उधर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, थर्ड। तो नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड। ठीक है, चलो इस प्रकार से नाम देते हैं अपन। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर NiCl4-2 संकुल आयन की ज्यामिति व चुंबकीय प्रवृत्ति लिखिए। तो देखो भाई, NiCl4 की बात करें अपन यहाँ पर, NiCl4-2 की बात करते हैं तो निकल जो होता है, निकल NiCl4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। क्या है, +2 है। ठीक है, +2 है। ठीक है ना, तो Na+2 का यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 3d8 4s0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इस 3d8 4s0 को अपन कैसे भरेंगे, तो देखो भाई 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 4s में 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 भरने अपन को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, लिगेंड देखते हैं अपन। लिगेंड है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है, हेलोजन है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन युग्मित यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, तो अब कौन सा वाला, बार वाले पी कक्षक भाग लेंगे। ठीक है ना, तो 4p कक्षक, पी में 3 होते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो s, कितने Cl जुड़े हुए हैं, 4, तो एक Cl तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक Cl यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक यहाँ पर करेगा और एक यहाँ पर करेगा। 4 Cl थे, चारों ने यहाँ पर डोनेट किया तो एक S भाग लिया संकरण में,
और 4P भाग लिए, तो टोटल मिला के यहाँ पर एक S और 3P, सॉरी एक S और 3P ने भाग लिया, तो संकरण यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, sp3 संकरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था देख लेते हैं अपन। ऑक्सीकरण अवस्था +2 थी, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिख दिया 3D8 4s0। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने भर के यहाँ पर देखा है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि युग्मन होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन हेलोजन परमाणु है, इसलिए युग्मन यहाँ पर नहीं होगा। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है हेलोजन, इसलिए युग्मन नहीं होगा। और युग्मन नहीं होगा तो फिर केवल बाह्यतम कक्षक ही भाग लेंगे संकरण में, तो एक S भाग लेगा और 3P भाग लेगा, और इस प्रकार से यहाँ पर संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है भाई, sp3 संकरण यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ज्यामिति, अपन से पूछा क्या था, ज्यामिति बताइए, ठीक है। तो sp3 संकरण के अनुसार ज्यामिति कौन सी होती है, तो अपन जानते हैं sp3 संकरण वाले की ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति, क्योंकि आप लोगों ने देखा है वहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी अनुचुंबकीय, क्या हो जाएगी, अनुचुंबकीय प्रकृति यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास, एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, क्यों, समझाइए। तो इस चीज़ को अपन समझते हैं यहाँ पर। देखो एल्किल एमीन जो होता है, एल्किल एमीन मतलब RNH2, ठीक है ना। इसके ऊपर नाइट्रोजन पर यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, और अमोनिया है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं अपन, यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एल्किल एमीन ज़्यादा क्षारीय है किससे, अमोनिया से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एल्किल समूह जो जुड़ा हुआ है ना, इसका +I प्रभाव होता है। ये +I प्रभाव द्वारा इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन युग्म देने का काम करता है। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दिया तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग कर देते हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करना क्या कहलाता है, लुईस क्षार, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करना क्या कहलाता है, लुईस क्षार प्रवृत्ति कहलाती है। और इस लुईस क्षारीय प्रवृत्ति के कारण ही हम बोलते हैं कि इसका जो है, देखो यहाँ पर जो है क्षारीय प्रवृत्ति इसकी अधिक है, किसकी, एल्किल एमीन की, ठीक है ना। एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि एल्किल एमीन RNH2 है और अमोनिया NH3 है, ठीक है। RNH2 जो होता है एल्किल एमीन, इसमें एल्किल समूह का +I प्रभाव होने के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा, जबकि यहाँ पर NH3 में ऐसा कुछ एल्किल समूह नहीं है, यहाँ सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इस +I प्रभाव के ज़्यादा होने के कारण ये लुईस क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, यानी कि अधिक क्षारीय होगा। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की, बी की बात करते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो, तो देखो जब अपन नाइट्रोबेंजीन की क्रिया या इसका अपचयन कराते हैं SN+HCl की उपस्थिति में, तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर उत्पाद के रूप में जो आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर A उत्पाद जो बनेगा, ये उत्पाद आपको प्राप्त होगा C6H5NH2, यानी पहले बनेगा एरोमेटिक एमीन, एनिलीन बनता है। इस एरोमेटिक एमीन की क्रिया NaNO2+HCl से यदि अपन करा देते हैं, तो जो B उत्पाद आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, वो भी उत्पाद आपको प्राप्त यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये नाइट्रोबेंजीन यानी कि C6H5NO2 आपको प्राप्त होगा। तो ये A और B उत्पाद आप इस प्रकार से यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 अपन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 में अपन को क्या करना है, देखो, तो हेलो अम्लों में अम्लीयता का बढ़ते क्रम में जमाना है। तो अम्लीयता के बढ़ते क्रम में जमाने का सबसे अच्छा तरीका है कि -I प्रभाव देख लो। यहाँ पर -I प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह 3 हैं, ठीक है, 3 -I वाले हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है। -I प्रभाव जितना ज़्यादा होता है, देखो मैं बता दूँ आपको, -I प्रभाव जो होता है ना, -I प्रभाव जितना ज़्यादा होगा, अम्लीय प्रवृत्ति भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो -I प्रभाव प्रदर्शित करने वाले यहाँ 3 हैं, यहाँ 2 हैं और यहाँ 1 हैं। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा, ये फ्री है, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब बढ़ते क्रम में जमाना था अपन को, कौन से क्रम में जमाना था, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले इसको लिख देंगे, ये नंबर 1 पे आ जाएगा। उसके बाद इस पर लिख देंगे नंबर 2 पर आ जाएगा, और ये नंबर 3 पर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो, तो ये बात अपने पास हो गई है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों,
क्योंकि देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ना, जैसे RCOOH है, ठीक है, ये H+ त्यागने के बाद बनाता है RCOO- आयन। और फिनोल जो होता है ना, फिनोल जो होता है, 1 मिनट इसकी संरचना अपन इस प्रकार से लिख देते हैं इसको, C6H5OH। फिनोल जो होता है ये H+ त्यागने के बाद बनाता है क्या, C6H5O, फिनॉक्साइड आयन बनाता है और H+ इस प्रकार से यहाँ पर निकल जाता है ना। अब यहाँ पर जो होता है ना, ये जो आयन बना है RCOO- यहाँ पर, ये इस CCH5O- से ज़्यादा स्थायी होता है, ये ज़्यादा स्थायी है, इसीलिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से H+ का त्याग करके इस अधिक स्थायी कार्बोक्सिलेट ऋणायन का निर्माण कर लेता है और इसीलिए ये अधिक अम्लीय होता है। ये चीज़ आपको बतानी थी, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हेलो अम्लों की अम्लीयता का बढ़ता क्रम अथवा में दे रखा आपको क्वेश्चन यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी देखो भाई, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। -I प्रभाव सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा। -I प्रभाव जो होता है ना, वो देखो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है। अब बताओ, मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया है कि -I प्रभाव ज़्यादा होगा तो यहाँ पर अम्लीय प्रवृत्ति भी ज़्यादा होगी, ठीक है भाई। तो बढ़ते क्रम में आपको जमाना था, तो नंबर 1 पे आ जाएगा ये, नंबर 2 पर आ जाएगा ये। एक मिनट, बढ़ते क्रम में जमाना था तो पहले अपन को कम वाला लेना पड़ेगा ना, तो नंबर 1 पे आ जाएगा ये, फिर 2 पर ये और 3 पर ये बढ़ता क्रम हो जाएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से आ जाएगी बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं, इस चीज़ को समझाइए। तो देखो एल्डिहाइड की बात करते हैं, एल्डिहाइड RCHO, ठीक है, और कीटोन होता है CO, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एल्डिहाइड जो होता है ना, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कीटोन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, कीटोन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, नाभिक स्नेही की बात करें अपन, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इस प्रकार यहाँ पर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब नाभिक स्नेही कौन होता है, नाभिक स्नेही होता है नेगेटिव स्पीसीज Nu-। तो ये कहाँ जुड़ेगा, ये जुड़ेगा हमेशा प्लस वाले पर, कहाँ जुड़ेगा, प्लस वाले, यानी इस कार्बन पर जुड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है। अब देखो अपने पास तो था एल्डिहाइड था और अपने पास था कीटोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 एल्किल समूह जुड़े हुए थे, नाभिक स्नेही कहाँ जुड़ने वाला था, इस कार्बन पर। यहाँ एल्डिहाइड में केवल एक ही एल्किल समूह है और कीटोन में 2 एल्किल समूह हैं। आने वाले नाभिक स्नेही जो होता है ना, आने वाला नाभिक स्नेही इस कार्बन पर जुड़ने वाला है नाभिक स्नेही, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 एल्किल समूह ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, इस आने वाले नाभिक स्नेही को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए कीटोन पर आसानी से नाभिक स्नेही नहीं जुड़ पाएगा, एल्डिहाइड पर आसानी से ये जुड़ जाएगा, ठीक है भाई। चलो तो इस चीज़ को इस प्रकार से समझेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 22 को अपने वर्तमान सिलेबस से हटा दिया गया है, क्योंकि ये अपने अभी नहीं है। 23 भी हटा दिया गया है और 24 को भी यहाँ पर हटा दिया गया है, ठीक है भाई। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। ये आपके अध्याय 5 से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, पृष्ठीय रसायन से संबंधित क्वेश्चन है। और पृष्ठीय रसायन से संबंधित क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। वैसे पैराग्राफ में आपको ये क्वेश्चन जितने यहाँ पर दिए हुए हैं वो क्वेश्चन मिलेंगे नहीं ना, ढूंढ कर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में पहला क्वेश्चन पूछा है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में कोई 2 अंतर बताइए। तो देखो द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी में यदि अंतर की बात करें तो द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, इनमें परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है ना।
और द्रव विरोधी कोलाइडों में परिष्कृत प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। पहला अंतर तो ये हो गया। द्रव स्नेही कोलाइड की बात करते हैं, इसका उदाहरण आप लोग ले सकते हैं, प्रोटीन है, स्टार्च है, इनका कोलाइडी विलयन जो होता है वो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होता है। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन जो होता है ना, ये होते हैं आपके सोना चांदी के जलीय विलयन, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो कोई भी दो अंतर आपको यहाँ पर बताने थे। अगला है वैद्युत कण संचलन को परिभाषित कीजिए। तो वैद्युत कण संचलन का मतलब होता है कि विद्युत के प्रभाव में कोलाइडी कणों का किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्या होता है जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गमन करता है। तो भाई कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश पुंज गमन करेगा तो उसका मार्ग स्पष्ट, प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा, मतलब यहाँ पर कौन सा प्रभाव होगा, टिंडल प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसको भी यहाँ से हटा दिया गया है, वर्तमान सिलेबस में से अपने ये हटा दिया गया है, तो इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं और आगे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे अपन आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की अपन बात करते हैं। देखो तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 27 में अपन से क्या पूछा है कि बेंजील क्लोराइड में, तो सॉरी यहाँ पर, बेंजील क्लोराइड में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकरित अवस्था क्या है। तो बेंजील क्लोराइड जो होता है ना, बेंजील क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है, देखो ध्यान से, ये बेंजीन वाले के ऊपर CH2Cl। ठीक है ना, क्या पूछा है, हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था। तो ये हेलोजन परमाणु रहा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन है। ठीक है, इसका संकरण आप लोगों से पूछा है। ठीक है ना, तो देखो इससे एक तो ये जुड़ा हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पर बना हुआ है क्लोरीन से, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, दो हाइड्रोजन से बने हुए हैं, टोटल मिलाकर 4 सिग्मा इसके पास है, मतलब इसका संकरण कौन सा है, sp3 संकरण है। ठीक है ना, sp3 संकरण है, क्योंकि अपन देखते हैं सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की संख्या से अपन संकरण अवस्था निकालते हैं, तो यहाँ 4 सिग्मा है इस कार्बन के पास में, इसलिए sp3 संकरण इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, क्या पूछा गया है कि द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि आपको बतानी है। ठीक है ना, तो देखो SN2 अभिक्रिया जो होती है वो एक पद में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है SN2 अभिक्रिया, वो एक ही पद में संपन्न होती है। ठीक है, तो एक ही पद में अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। कैसे होती है इस चीज़ को अपन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो भाई इसमें क्या होता है, इसमें ना इस प्रकार से देखो CH3Cl यानी कि ये रहा अपने पास CH3Cl, इसकी क्रिया करा दी अपन ने KOH से। ठीक है ना, अब यहाँ पर होता क्या है, देखो कि यहाँ पर जो है ना ये KCl तो यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अब जुड़ेगा कौन, OH जुड़ेगा। तो OH कहाँ पर जुड़ेगा यहाँ पर, देखो अब चलो मैं इसको एक बार पूरा विस्तार से आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या होता है, सबसे पहले है ना, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, KOH जो होता है ना, ये KOH टूटकर बनाता है K+ और OH- बनाता है। OH- यहाँ नाभिक स्नेही का काम करता है। तो होगा क्या यहाँ पर कि बेंजील क्लोराइड जो होता है ना, हेलोजन परमाणु, एक मिनट, हाँ, CH3Cl के ऊपर ये नाभिक स्नेही OH- आक्रमण करता है। इसके आक्रमण करने की बात करें अपन तो ये दो प्रकार से आक्रमण यहाँ पर इस प्रकार से आक्रमण करेगा। ये देखो, एक ये CH3 है, इसमें देखो ये Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये OH- यहाँ पर आक्रमण करेगा, किधर से, इधर से आक्रमण करेगा इस प्रकार से। तो ये OH इधर से आक्रमण करता है। अब एक ये यहाँ पर जो है ना, ये बंध बनने की स्थिति में होता है, ये बंध टूटने की स्थिति में होता है, ये वाला। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से एक संक्रमण अवस्था यहाँ पर बन जाती है। अब अंतिम उत्पाद क्या होगा, अंतिम रूप से जो है ना, ये चीज़, ये बंध पूरी तरह से यहाँ से टूट जाता है और ये बंध बन जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से उत्पाद जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ये SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि हो गई। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं।
एलिल क्लोराइड में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकरित अवस्था कितनी है? एलिल का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3Cl एलिल क्लोराइड का फॉर्मूला है। इसमें हेलोजन परमाणु, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये 2 है यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखो इसके पास भी एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, 2 हेलोजन के साथ में, 2 हाइड्रोजन के साथ में है, टोटल मिला के 4 सिग्मा है, यानी कि यहाँ पर भी संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सा वाला, एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी SN1 की क्रियाविधि भी पूछ लिया आप लोगों से यहाँ पर से, तो ये भी बता देते हैं अपन। देखो SN1 अभिक्रिया की बात करते हैं तो ये 2 पदों में संपन्न होती है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इस प्रकार से CH3Cl क्रिया करा दी किससे? KOH से, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है इसकी क्रिया इस KOH से होने वाली है, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? SN1 अभिक्रिया है। अब इसको विस्तार से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। तो होता क्या है, CH3Cl 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये पहले टूट कर क्या बनाएगा? CH3 प्लस कार्बोधनाइन बनाएगा और Cl माइनस बना देगा। अब ये जो कार्बोधनाइन होता है ना, ये जो कार्बोधनाइन यहाँ पर बना है इसके ऊपर आक्रमण करेगा कौन? OH माइनस। कैसे आक्रमण करता है ये, तो इस चीज़ को अपन यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। इस चीज़ को अपन यहाँ पर समझेंगे। एक मिनट यहाँ पर, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई थी, एक बार वापस देखते हैं यहाँ पर। देखो अब होता क्या है यहाँ पर, ये जो चीज़ बनी है अपने पास कार्बोधनाइन CH3 पॉजिटिव, इसके ऊपर आक्रमण कर जाएगा कौन? OH माइनस, और यहाँ पर बन जाएगा CH3 का होल 3 COH। ये उत्पाद आपको प्राप्त हो जाता है। 2 पदों में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। पहला पद मंद गति से, दूसरा पद तीव्र गति से संपन्न होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, देखिए वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इसीलिए अपन क्वेश्चन नंबर 28 से बाकी जितने क्वेश्चन अपने शेष हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग इसको अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।